पास नहीं है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिए, करंट अफेयर की जो वीडियो थी, उसमें मैंने ये बोला था कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ है और वो दिल्ली में हुआ है। तो जब हम करंट अफेयर्स करवाते हैं तो मैं इसीलिए करवाती हूँ क्योंकि मुझे पता है पेपर में क्या आने की संभावनाएं है। मतलब इतना सा मैं बोल सकती हूँ कि मुझे पता है, बहुत साल घिसाई हुई है अब, कभी क्लर्क में, कभी अलाइड में, कभी कहीं, कभी, तो मुझे मतलब इतना पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा कि इसमें करंट अफेयर्स कैसे आ रहे हैं और करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ी पार्टनरशिप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एक तो साइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, टॉपिक्स है, कोई नया डिस्कवरी हुई है, कोई नया मिशन गया है, चांद पे गया, मंगल पे गया, कहीं और गया, जैसे आदित्य L1 मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मंगलयान बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे रिसेंट मिशन है वो भी प्लीज़ आप करंट अफेयर की दृष्टि से देखिएगा, है ना। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनडीए गवर्नमेंट ने कौन सी चीज़ शुरू नहीं की है। तो जैसे क्वेश्चन था स्टार्टअप इंडिया, तो आप जानते हैं स्टार्टअप इंडिया जो है पुराना है, वो एनडीए गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया है। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो विच ऑफ द पॉलिसीज हैड नॉट बीन इनिशिएटेड, आई एम सॉरी, स्टार्टअप इंडिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही लॉन्च किया था, है ना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अटल इनोवेशन भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही है। सेटिंग अप नेशनल इनोवेशन काउंसिल, क्योंकि अभी कुछ सालों में इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है, ये भी मोदी जी का ही है। ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ना, रफ्तार, ये स्कीम पुरानी है, लेकिन इसको भी अभी ओवरहॉलिंग करके इसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। लेकिन ये जो स्कीम है ये आपकी पिछली गवर्नमेंट्स की है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ईयर देखना पड़ेगा कौन कौन से ईयर में ये आई है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि स्वामी नारायण मंदिर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया, फरवरी 2024। करंट अफेयर्स मैम कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर अगर मई में है, अप्रैल छोड़ दो, वैसे तो मत ही छोड़ो, पर फिर पीछे मार्च से लेके पिछले, तो मैं बोलती हूँ 6 मंथ्स के तो 100% करने हैं। थोड़ा ज़्यादा श्योर होना है तो 9 महीने चले जाओ, और 100% श्योर होना है तो 1 साल मिनिमम, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। ये फरवरी का ही क्वेश्चन था और ये जो आंसर था ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेटीज़ है। और प्लीज़ इसको भी आप देख लीजिएगा कि करंट अफेयर्स पढ़ने कैसे हैं, क्या इनॉग्रेशन है। मोदी जी कहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री है, तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे कि अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल प्रोड्यूसेस फोटोज बेस्ड ऑन द इनपुट। तो ये डेल ई है, मुझे भी नहीं आता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको पेपर में ना आए, नहीं आती तो मत करना, ठीक है। फिर इसमें आगे जो है वो हिमाचल स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो आगे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, अच्छा एक सॉरी उससे पहले क्वेश्चन देखना, व्हेन डिड द पार्लियामेंट पास द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल। इसका मतलब है इतना डीप आ रहा है, इतना डीप तो यूपीएससी में भी नहीं आता जितना डीप ये है। जो नए बिल्स पास हुए हैं, पर जो नए बिल्स पास हुए हैं उसको एक बार ज़रा डिटेल में देख लेना, कौन कौन से बिल पास हुए हैं, ये करंट अफेयर्स से आप कर पाएंगे। मैंने अपने चैनल पे नवंबर तक के करंट अफेयर में करवा चुकी हूँ, और मार्च का भी रिसेंटली करवाया था। मतलब मार्च 2024 का हो चुका है, फरवरी का हो चुका है, जनवरी का हो चुका है, दिसंबर का हो चुका है, नवंबर का हो चुका है। अब मैंने अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, ये 3 महीने के करंट अफेयर्स मेरे पेंडिंग है, वो मैं करवाऊंगी। पर जो करवा लिए हैं और उसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगी। और इन केस अगर नहीं हो रहा होगा तो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी में स्कैन डाल दूंगी, वो स्कैन टेलीग्राम चैनल का ही लिंक है, उसको स्कैन कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैंने वहाँ पीडीएफ हाथ के नोट्स बना के डाली हुई है। आगे जरा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का इसमें आ रखा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं रावी, ब्यास, सतलुज, सारी नदियां यहाँ से गुजरती है, झेलम नहीं करती है। झेलम का काम जो है वो ऊपर आपका कश्मीर से है संबंधित, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक हैदर मूवी में गाना है ना, झेलम झेलम ढूंढे किनारा, बहुत प्यारा गाना है। तो झेलम जो है वो यहाँ से नहीं गुजरती। नाटी डांस के बारे में सवाल किया गया कि नाटी डांस जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द कुल्लू नाटी डांस परफॉर्म्स ऑफ दशहरा डिपिक्ट्स द स्टोरीज रिलेटेड टू कृष्ण एंड हिज गोपीज। दिस आई एम नॉट श्योर अबाउट, है ना, ये आप मुझे ज़रा बताएं कि आपने इसमें क्या मार्क किया था।
हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन देखिए अगला, इलेक्शन से संबंधित प्रश्न आ रहा है। अगेन वही वाली बात है कि पहले इलेक्शन कहाँ होते हैं। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के एरियाज में बर्फ़ पड़ जाती है, तो किन्नौर में बर्फ़ पड़ जाती है, तो इसीलिए बर्फ़ पड़ने की वजह से चाइना कह रही हूँ, चीनी तहसील जो है आपकी किन्नौर की और पांगी एरिया जो है, यहाँ पर सबसे पहले इलेक्शंस होते हैं, सबसे पहले वोटिंग होती है। अभी भी यहीं पर सबसे पहले वोटिंग जो है वो 1 जून में जो होगी। और इसमें जो जवाब है, इसीलिए राम शरण नेगी जो है ना, राम शरण नेगी जो है वो पहले वोटर होते थे, कि वो सबसे पहले वोट कास्ट करते थे, और पिछले साल उनका निधन हो गया था, इसीलिए वो चर्चा में भी रहे हैं। और उन्होंने हर साल कोई वोट उन्होंने आज तक मिस नहीं किया है। ही इज़ अ लेजेंडरी पर्सन, ही वॉज अ लेजेंडरी पर्सन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सवाल हिमाचल प्रदेश से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता देती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, मुझे लगता है मुझे एक क्लास लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। नोट्स हैं मेरे पास, क्लास बना ही देते हैं उसकी, रुक जाओ 4-5 दिन। और अब तो जो 12 मई वाले हैं वो तो पेपर दे ही दो, बट फिर भी टाइम लगता है तो बनाती हूँ। बट उससे पहले मैं बता दूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको हेलियोज और जोग्टा में भी मिल जाएगी। आप उसमें देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे 26 प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें से उसमें 4 और ऐड की गई, 30 हो गई। तो ये जो 30 प्रिंसली स्टेट्स बनी, इसी सब को चीफ कमिश्नर के अंडर रखा गया, और इसी को बेसिकली बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। और ये हुआ था आपका, कब हुआ था सवाल ये पूछा गया है, तो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 30 प्रिंसली स्टेट्स थी, 26 प्लस CMSS का मतलब है चंबा, महासू, शिमला और सिरमौर। CMSS है ना, मुझे इतना ही याद आ रहा है। CMSS प्लस 26, 30 हो गई। पहले चीफ कमिश्नर बड़े इंपॉर्टेंट है, NC मेहता। डेप्यूटी कौन थे? ई पैंडरन मून, या ई मून से याद रखिए, तो मेहता और मून प्लीज़ याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हिमाचल प्रदेश से फिर से आया है कि 1994 में जब पंचायती राज एक्ट हुआ, तो उसके साथ में 97D सेक्शन जो है वो SC रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। गलत है, ये ST रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। फिर कहूँगी ज़्यादा स्पेसिफिकली पूछ लिया है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ें तो अब अगली बार से ये पढ़ लीजिए कि कौन से रिजर्वेशन में सेक्शन किसकी बात की गई है, ये ज़रा देख लो। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत सारे पेपर इसमें आए हुए हैं। ये बेसिकली आपका PGT का जो हिंदी का पेपर था, यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया है। फटाफट एक आगे ज़रा ये PGT फिज़िक्स का भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इंग्लिश पोर्शन भी वैसे सॉल्व किया था, बहुत मज़ा आया था, बट इंग्लिश के लिए कोई और वीडियो बना देंगे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट तो नहीं हूँ, तो मैं आपको इतना बारीकी से नहीं बता सकती कि प्रेपोजिशंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, और स्पीच के कितने पार्ट हैं, क्या है, मतलब इतना मुझे पता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, बट इसीलिए नहीं मैं आप लोगों को इंग्लिश करवा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैं एक ही सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि इंग्लिश के लिए आप जितना ज़्यादा अखबार पढ़ेंगे, ट्रिब्यून पढ़ेंगे या हिंदू पढ़ेंगे, और इंग्लिश चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे, लिटरेचर को ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आपको एक बेसिक कॉमन सेंस डेवलप होती है, जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे एक सवाल था इसमें, समवन फेल डैश द चेयर, मतलब कोई चेयर से गिर गया, तो इसमें पहला ऑप्शन था समवन फेल फ्रॉम द चेयर, समवन फेल OF द चेयर, समवन फेल OFF द चेयर। तो मुझे सिर्फ इतना पता है, पहले मुझे लग रहा था समवन फेल फ्रॉम द चेयर, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फेल ऑफ द चेयर इज़ द राइट थिंग, क्योंकि ऑफ OFF का मतलब होता है सेपरेशन, दो चीज़ें जब अलग होती हैं तो ऑफ होता है वो, तो समवन फेल ऑफ द चेयर, राजू फेल ऑफ द चेयर। तो ये बेसिकली कहाँ से पता चलता है, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलता है। तो इसमें देखिए, मैं PGT फिजिक्स में भी अगर डिस्कस करने को आऊँ, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा पास कांगड़ा चंबा को कनेक्ट करता है। हिमाचल हिस्ट्री में अगला टॉपिक पढ़ना है ग्लेशियर्स। मैंने नायब तहसीलदार का एक वीडियो है, जाके अभी देखना, NT का वीडियो बनाया हुआ है मैंने अपने चैनल पे, और उसमें मैंने लिखा है द रिविजन ऑफ माय नोट्स फॉर नायब तहसीलदार।
मैंने टेलीग्राम में भी उसको अभी डाला है, उसको जाके देखो, उसमें मैंने सब रिवाइज करवाया है। ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की पीक इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे यानी पासेस इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सवाल मैंने अभी देखा पीजीटी हिंदी, फिजिक्स या वेटनरी में या आगे भी पासेस से आ रहे हैं कि भैया सच पास, तो 4 बार पूछ लिया उन्होंने कि सच पास जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है। तो जो सच या साच पास है वो आपका चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है। वारू पास के बारे में, कांगड़ा और चंबा, अगर आप जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप में भी आएंगे, मैंने अपने नोट्स के जो मेरे तैयारी के समय के नोट्स हैं उनका पीडीएफ बना के डाला हुआ है, इन पासेस वगैरह का, इन ग्लेशियर्स वगैरह का, माउंटेन पीक्स वगैरह का, जाके देखो, ठीक है। तो वारू पास जो है वो कांगड़ा चंबा का था, तो आंसर जो था साच पास जो चंबा और पांगी को जोड़ता है। अगला सवाल था कि ये बताएं कि व्हाट इज़ द करेक्ट लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कुगती विलेज। अगर कोई कंगना मैडम के कैंपेन को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक सेलिब्रिटी है, वो पहली बार यहाँ पे हिमाचल में इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, तो कंगना मैडम ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के कुगती गई थी, क्योंकि जो भरमौर का एरिया है वो मंडी पार्लियामेंट्री में आता है, और ये जो कुगती है वो भरमौर का आखिरी गांव है। मेरे पापा बता रहे थे कि हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे एक टेम्पल है, बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है, और वो कार्तिकेय का टेम्पल है। कार्तिकेय का टेम्पल, कितने टेम्पल होंगे आपने जो कार्तिकेय के सुने हैं, वहाँ पे है। तो अगर आपको भी कभी मौका लगे ट्रैक करके जाना पड़ेगा, तो हो सकता है मुझे भी ट्रैक करके जाना पड़े, थोड़ी सेहत कम हो जाएगी। बट कुगती जो है दैट वाज द लास्ट इनहैबिटेड विलेज ऑफ भरमौर, ये इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहें, करंट से जुड़े रहें, अपने कान खुले रखें, है ना कहीं से आपको आंसर निकलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, तालरा जो थी वो शिमला में है, करेक्ट। टुंडा जो है, ये मेरे सारे नोट्स मैंने देखे हैं, नोट्स में से ही आया है, उसी को रट्टा मारे। शिली जो है वो सोलन में थी। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी मंडी में है, बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जीएसडीपी एक्सपेंडिचर पूछा गया है, कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है हिमाचल प्रदेश में। फिर से हम हिमाचल प्रदेश के सर्वे और बजट की तरफ आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो भी सरकार पेंशनों पे खर्च करती है, सैलरी पे खर्च करती है, और साथ में साथ इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्योंकि हमने बोरो किए होते हैं पैसे, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स को बेसिकली वापस करना होता है। तो ये सारा का सारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इस पे खर्चा जो है वो 14.36% है। ये एग्जैक्ट डेटा आपको सर्वे में से मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब देखिए, खारिफ क्रॉप का सबसे ज़्यादा कंजप्शन कहाँ हुआ है, खारिफ क्रॉप का बड़ा स्पेसिफिक पूछा गया है, 21-22 का सर्वे। तो मैं आपको से क्या गिला शिकवा करूं, आपको 2 साल का सर्वे करना ही पड़ेगा। इसका आंसर ऊना था, है ना। करेक्ट एवरेज साइज होल्डिंग हिमाचल प्रदेश की सबको पता है 0.95 हेक्टेयर है। दिस इज द एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग। देन उसके बाद स्कीम्स, हिमाचल प्रदेश में स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फटाफट डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर कोई बुजुर्ग है, जैसे ओल्ड एज है, और उनकी उम्र जो है अगर वो 70 साल से ऊपर है, तो उनको 1700 रुपये मिलते हैं एक। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में कोई ट्रांसजेंडर है तो उनको पेंशन के रूप में फिर से 1700 रुपये मिलते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, स्पेशल एबिलिटी अलाउंस, मतलब अगर कोई दिव्यांग है, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी भी 40% से ऊपर होनी चाहिए, तो उनको 1150 रुपये की अलाउंस मिलता है, या पेंशन ही समझ लीजिए। और अगर कोई कोढ़ का शिकार है, कोढ़ जानते हैं ना, लेप्रेसी, तो लेप्रेसी वालों को 1000 रुपये जो है वो पेंशन दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी विडोज़ को दोबारा रीमैरिज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और विडो रीमैरिज के लिए अब प्रेजेंटली ये 2 लाख हो गया है। सवाल ये था, लेकिन ऑप्शंस में लिखा है 65,000, 51,000, 75,000, 50,000। देखिए, ये जो करंट अफेयर है ये पुराना है, और उस समय एक न्यूज़ थी ये, जहाँ पे सीएम साहब कह रहे थे कि 65,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाएगा, और अब 2 लाख कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, मैं ये इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये पुराना सर्वे है, पुराना डाला हुआ है, उस हिसाब से 65,000 जो है बिल्कुल ठीक है, और अब जो है वो 2 लाख है। तो ये मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी स्कीम्स है, कितनी कितनी पेंशन मिलती है, इसको याद रखना, दोबारा दिखने को मिलेगा। फिर हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम, जैसे ग्राम कौशल स्कीम है, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल विकास योजना। कौशल विकास का मतलब है क्राफ्ट्समैनशिप,
और मैं भी जब वीडियो थी तो इसी के अंतर्गत हमने भी मास्टर ट्रेनर्स अपॉइंट किए गए थे, और मास्टर ट्रेनर से हम अपने लोगों को ट्रेनिंग दिलवाते थे। कोई बैम्बू की चीज़ें बना रहा है, जो भी स्पेसिफिक एरियाज़ है, जैसे नगरोटा का जहाँ मैं सर्विंग थी वहाँ पे बैम्बू बहुत था, तो बैम्बू के प्रोडक्ट्स हमने बहुत सारे लेडीज़ से बनवाए। और कई जगहों पे जैसे कुल्लू कुल्लू और मंडी में मैंने देखा, जैसे कुल्लू में भी मैंने काम किया, तो कुल्लू में मैंने देखा कि वहाँ पे जो मोस्टली प्रोडक्ट्स है वो वुडन है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ये क्राफ्ट्समैनशिप को बेसिकली प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना है, और इसमें ट्रेनिंग के दौरान जो है वो मास्टर ट्रेनर जो है वो ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग देता है, और बाद में इसमें पैसे कमाने के लिए भी सहायता मिलती है। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश का। लिटरेसी कितनी है, महिलाओं की कितनी है, पुरुष की कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है। देन सेंसस में एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे हिमाचल प्रदेश के सेंसस में पढ़ के जाना, उसमें सेक्स रेशो कितना है। तो आप जानते हैं 972 सेक्स रेशो है, ठीक है। और इसमें एक और जैसे सवाल आ रखा है कि हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट अर्बन विमेन पॉपुलेशन, मतलब एक तो लोएस्ट, फिर दूसरा अर्बन, तीसरा विमेन पॉपुलेशन। तो इसका जवाब तो हमीरपुर था, पर इतना ज़्यादा डीप में आप कैसे पढ़ेंगे, अब तो ये आपको सोचना है, ठीक है। बट फिर भी सेंसस के जो बाकी डिटेल्स हैं उनको एक बार ओवरव्यू करके जाइएगा हिमाचल प्रदेश के सेंसस। कौशल विकास निगम, कौशल विकास निगम की स्थापना जो है वो 14 सितंबर 2015 को हुई थी। कुछ बॉडीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मिल्क फेड, अभी सवाल आएगा आगे, मिल्क फेड की रजिस्ट्रेशन कब हुई थी, ये सवाल है। कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। इंडेक्स, हिमाचल प्रदेश का रैंक कई बार आता है, ट्रिब्यून में जुड़े हैं आप तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आप जानते हैं कांगड़ा जो है ओवरऑल फर्स्ट आया था। लेकिन आपसे सवाल पूछा गया है कि कांगड़ा जो फर्स्ट आया था वो इन्वायरमेंट के रैंक में, क्योंकि इसमें थीम होती है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में 8 थीम होती है, उसमें से कांगड़ा इन्वायरमेंट के क्षेत्र में उसका तीसरा रैंक था। रिपीटिंग अगेन, इतना डीप करके आप कैसे पढ़ेंगे मैं भी नहीं जानती, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि एक बार जो थीम हमने समझ ली है उसको एक बार ऊपर से देखने की ज़रूर कोशिश कीजिए। टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने को आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश के, जैसे मागरू महादेव है, त्रिपुरा सुंदरी है, मनु टेम्पल है। तो इसमें जो आंसर था आप सब जानते हैं, मनु का मंदिर तो अपने मनाली में है, नाम भी वहीं से पड़ा, और प्राशर जो है वो मंडी में है, सभी जानते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कब बना, अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है। किन्नौर छठा डिस्ट्रिक्ट था, है ना, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। चंबा टाउन पे एक जो राजा थे भूरी सिंह, उन्होंने एक पावर हाउस इंस्टॉल किया था। 10 साल हो गए, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रिवर साल है वो, ठीक है, रिवर साल है, रावी की ट्रिब्यूटरी है, उस पर ये बना हुआ है। हाइडल प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और साथ में उनकी कितनी पोटेंशियल है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पार्वती पोटेंशियल, सब पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है आपका कुल्लू में, उसकी कितनी है ये पता होना चाहिए आपको। हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल हाइड्रो पोटेंशियल कितना है, कितना यूटिलाइज कर लिया गया है, इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है, 4 साल पहले भी आया था और 4 साल बाद भी आएगा, मतलब अभी भी आएगा। तो इसका जवाब तो जो था घनवी हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो आपका शिमला में है। देन अगेन इसमें इंडिया के बारे में, अभी मैंने आपको फिर से इंडिया का सर्वे, जब हिमाचल प्रदेश का सर्वे करवाया था तो मैंने ये कहा था इंडिया का उसमें जो जीडीपी है वो 7.3% है, और हिमाचल प्रदेश का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 2023-24 के लिए व्हाट इज़ द जीडीपी एस्टिमेटेड ऑफ हिमाचल प्रदेश कितनी है, ठीक है। ये देखिए अगला, इसमें पॉलिटी की तरफ चलते हैं। सारे प्रश्न जो हैं वो इस बार के इलेक्शन से हैं। विच आर्टिकल बोलता है कि 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, दिस इज़ आर्टिकल 164। जब केजरीवाल जी का इशू चला था, शुरू में चला था, जब उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए थे, तो उस समय भी ये सवाल आया था, आज भी रेलेवेंस है कि कितना बड़ा लेजिस्लेचर हो सकता है, तो 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये आर्टिकल 164 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ विमेन इलेक्टेड, वही कि 2007 में सबसे ज़्यादा विमेन जो है वो इलेक्टेड हुई थी। बट यहाँ सवाल है कि नंबर ऑफ विमेन इलेक्टेड इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन नवंबर 2023, क्योंकि मैक्सिमम विमेन हुई थी, 27 विमेन जो है वो इलेक्ट हुई थी, बड़ी बात है। अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स मैंने सारे करंट अफेयर्स में करवाए हैं हमेशा से। ज्ञानपीठ अवार्ड अगर आप देखेंगे तो इस साल का ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो गुलजार को मिला, और राम भद्राचार्य जी को मिला है। राम भद्राचार्य जी को आपने कई बार देखा होगा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, और राम भद्राचार्य जी जो है वो आपको दिखते हैं, बोलते भी अच्छा है,
और दूसरा जो गुलजार को मिला है, ये दोनों ही आप, ये सवाल ऐसा था कि राइटर ऑफ विच इंडियन स्टेट गॉट द ज्ञानपीठ अवार्ड, तो आंसर गोवा था, गोवा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो अर्जुन अवार्ड, अगेन अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है क्या है। स्क्वॉश में किसको दिया गया, हरिंदर पाल सिंह संधू को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि टॉप 10 सिटीज़ में पूना रहा है ना। रिवर जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, सभी को पता है, सतलुज है, ठीक है। देन उत्तराखंड के बारे में सवाल रखा हुआ है, और फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी पे सभी जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो प्रेसिडेंट आयूब खान जो कि पाकिस्तान के थे और जवाहरलाल नेहरू जी, इन दोनों के बीच में साइन हुई थी। और इसमें से बताना था गलत क्या है, तो गलत ये था कि इट एलोकेटेड द इंडस एंड चिनाब, नहीं, इंडस झेलम चिनाब जो है वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दी गई, और 3 ईस्टर्न रिवर्स जो है आपकी, जो कि ब्यास, सतलुज और चिनाब जो है वो आपको किसको दी गई, भारत को दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। देन अगेन इसमें इंडोनेशिया के बारे में सवाल किया गया है, ओके, नॉट वेरी वो। देखो स्पोर्ट्स में ये करके जाना, मेन सिंगल कौन है, जापान ओपन किसने जीता है, और ये मेल भी इम्पॉर्टेंट है, फीमेल भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है कि नहीं होता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विनर कंट्री इन द मेन सिंगल इन जापान वॉज डेनमार्क, ठीक है। और स्पोर्ट्स में मैंने बता दिया, मेन सिंगल, विमेन ओपन। एशियन पैरा गेम से सवाल जो है वो आपको दिखने को मिलेगा, अभी इसमें भी दिखने को मिला है, वेटनरी वाले में भी। एशियन पैरा गेम्स में आपको फटाफट बता देती हूँ भारत की क्या रैंक रही, कितने मेडल्स आए। और एशियन पैरा गेम्स में एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हिमाचल प्रदेश की जो विमेन कबड्डी कैप्टन है आपकी, ठीक है, रितु नेगी और सुषमा जी, इन दोनों को अर्जुन अवार्ड से इस बार नवाजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी 2 लड़कियां थी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला और एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने अपना परचम लहराया है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ज़रा एक एशियन पैरा गेम्स में सवाल वेटनरी में आया हुआ है, और फिर पीजीटी में भी आ गया है, इसमें फिजिक्स में भी आ गया हुआ है। तो ये देखो, इसको एक बार देख लेना। अच्छा हाँ, मिल गया। इंडिया का रैंक पैरा गेम में, ये इसी में आगे सवाल आ गया है कि भारत का रैंक एशियन पैरा गेम्स में 2023 में जो अक्टूबर के मंथ में हुई थी, यानी अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स 2023, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं भारत का जो रैंक था वो, आप मुझे बताएं कितना रैंक था, पर मैं इतना बता दूं, फर्स्ट चाइना का था, सेकंड ईरान का, कोरिया, जापान, और क्या भारत 5वें रैंक पे था कि नहीं था, ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं भारत ने 29 गोल्ड मेडल जीते थे, 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, एंड 31 सिल्वर मेडल जीते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और टोटल इंडिया ने 111 मेडल जीते थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिगर। और इंडिया का रैंक क्या था ये आप मुझे लिख के बताएंगे एशियन पैरा गेम्स अक्टूबर 2023 में। एक मैं आपको जो ये बता रही थी नोबेल प्राइज़, ये मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि इस बार के 2023 के जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं वो किन किन को दिए गए हैं। नंबर 1 क्लॉडिया गोल्डन और एना ह्यूलर को दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बता दिया लेबर मार्केट के कॉरस्पॉन्डिंग इनको समझने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। नरगिस मोहम्मदी को पीस प्राइज़ दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को पीस प्राइज़ दिया गया क्योंकि इन्होंने औरतों के अधिकारों के लिए कोशिशें की ईरान में, ठीक है। सो ही फॉट फॉर द वुमेन राइट्स इन ईरान। तो नरगिस मोहम्मदी जो है इनको पीस प्राइज़ दिया गया है इस साल का। पेरी एगोस्टिनी एंड फेरिक रॉजी, तो पेरी एगोस्टिनी एंड फेरिक ऐसे याद रखिए, पेरी एंड फेरिक, इनको पी से पेरी, पी से फिजिक्स, तो इनको फिजिक्स में जो है इस बार नोबेल प्राइज दिया गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए दिया गया, इंपॉर्टेंट है। ड्रू वीजमैन एंड कैटलिन करिको, तो ड्रू और कैटलिन इन दोनों को बेसिकली मेडिसिन में दिया गया है इस साल का नोबेल प्राइज, और ये एमआरएनए को स्टडी करने के लिए दिया गया है। आप जानते हैं एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है और एमआरएनए होता है। तो एमआरएनए को स्टडी करने के लिए ड्रू विजमैन और कैटलिन को दिया गया है नोबेल प्राइज मेडिसिन में। और लुइस ब्रूस एंड एलेक्सी एकमा, तो लुइस और एलेक्सी को दिया गया है केमिस्ट्री में,
और केमिस्ट्री में दिया गया है इनको फॉर दी सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है। और लास्ट जॉन फॉसे को लिटरेचर के लिए दिया गया है नोबेल प्राइज। तो ये मैंने आपको सारे नोबेल प्राइज 2023 के बता दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा मार लो इसको जैसे तैसे आप मार सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर आप कि यूएस ओपन विमेन सिंगल टेनिस टाइटल किसने जीता 2023 का, तो मैंने आपको बता दिया कि फीमेल में ये कोको गॉफ ने जीता है और मेल में ये नोवाक जोकोवी ने जीता है। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि क्या पढ़ना है, ठीक है। देन अगर हम आगे बात करें, ये पेपर मतलब हो ही गया, 1 घंटा भी हो चुका है, बट चलो ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पेन के निशान है, तो आप लोगों के लिए नोट्स बनाने में और ये दिख रहे होंगे, है ना। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ तो इसमें बताया है कि कौन सा फॉलोइंग प्लेस जो है वो गलत मैच है। यार सिस्सू जो है किन्नौर में थोड़ा है, सिस्सू लाहौल में है, सभी जाते हैं वहाँ। गलन जो है, चलो मुझे नहीं पता गलन कहाँ है। ओहर बिलासपुर में है और शरद जो है वो सोलन में है। नहीं पता तो आप ऐसे क्वेश्चंस को रहने ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत्स, कि कौन से साल में हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा, ये गिरिराज से सवाल आ रखा है, 2020-21 में है। देन उसके बाद इसमें अगला जो सवाल है वो ये है कि जो पेखू बेला हिमाचल प्रदेश का एक सोलर पावर प्लांट है, ये कहाँ है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैंने हिमाचल प्रदेश के जब करंट अफेयर्स और ये सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे कराया है, तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि पेखू बेला सोलर पावर प्लांट जो है वो आपका ऊना में जो है वो सिचुएटेड है और ये लगेगा इस बार, इस बीइंग सेटअप है, इस बीइंग मतलब अभी लगा नहीं है, इस बीइंग सेटअप। तो पेखू बेला जो है वो ऊना में है। दिस इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मसरूर के बारे में प्रश्न बहुत समय से आ रहा है। मैं 3-4 दिन पहले की बात है, मैं ट्रिब्यून पढ़ रही थी। ट्रिब्यून में पूरा आर्टिकल दिया हुआ था, इतना खूबसूरत आर्टिकल था मसरूर टेम्पल के बारे में, और इसके बारे में इतने सारे फैक्ट्स थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, बट फिर मैं किसी काम में उलझ गई। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मसरूर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रिब्यून को पढ़ो, ट्रिब्यून को पढ़ो। 8वीं शताब्दी में बना है, ललित आदित्य नाम के राजा ने इसको बनाया था। 15 टेम्पल्स का समूह है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है एक प्रकार का, और ये नगर स्टाइल में बना है। टेम्पल्स के 3 स्टाइल होते हैं, नगरा, वसारा एंड द्रविड़ा। नगरा इज बेसिकली नॉर्थ इंडिया के, वसारा इज सेंट्रल इंडिया के टेम्पल, एंड द्रविड़ा इज योर साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो जिसकी भी शैली ऐसे पीक होती है और ऊपर शिखर होता है, दैट इज नगर। हमारे मोस्टली टेम्पल्स नगर स्टाइल के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली इलेक्शंस जो है इट विटनेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन, बता दिया मैंने आपको, 2007 में है ये। टूरिज्म में स्वदेश दर्शन स्कीम इंपॉर्टेंट थी। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में 3 लाख से कम कैटेगरी में परवाणु था, और टॉप तो इसको हमेशा से इंदौर करता आया है इस सर्वे को। डेयरी डेवलपमेंट के लिए ये सवाल खैर अब बहुत ही स्पेसिफिक हो रहा है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गर्ल्स ऑफ हिमाचल वर मेंबर ऑफ द इंडियन विमेन कबड्डी टीम। तो मैंने बता दिया आपको, रितु नेगी जी एंड सेकेंड कौन थी, सुषमा। मणिपुर के बारे में देखिए, सवाल देख लीजिए। कलकत्ता हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ओके फाइन, है ना। इसका ऑप्शन डी था कि डी है। देन वी हैव एशियन पैरा गेम्स में आपसे डिस्कस कर चुकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं, कॉमन जीके के भी सवाल ही हैं, है ना। एक सवाल ज़रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इंडियाज लेटेस्ट ग्रोथ फॉर 23-24, मूडीज़ की रैंकिंग के हिसाब से भारत की रैंक 6.7% है। अच्छा, इसमें एक नया क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि 2029 तक 33% रिजर्वेशन जो है वो लागू हो जाएगा विधानसभा और पार्लियामेंट में, और फिर महिलाएं जो हैं अधिकतर ज़्यादा 33% महिलाएं जो हैं वो चुन के जाया करेंगी। सवाल ये पूछा गया है, ये कौन सा अमेंडमेंट है। तो दिस इज नन अदर देन 128वां अमेंडमेंट 2023। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 128th अमेंडमेंट। नोबेल प्राइजेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। मैच करने को आए थे यहाँ पे कि आयकर कहाँ है ना। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सबको पता है, आनंद नगर मतलब गुजरात में है, और अमूल भी वहीं पे है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आयकर का कहाँ है, तो ये हरियाणा में है, करनाल में। शीप एंड वूल रिसर्च आपका अविका नगर में है, और क्या बचा, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका
ऑप्शन 3 है। ओके फाइन। तो ये अच्छा, एक इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, इसमें सवाल इंपॉर्टेंट है कि भैया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स है, वो फिक्स्ड हैं, जो कि बड़ा नाजायज़ लगता है। क्यों? क्योंकि आज देश जो है वो यूनिपोलर तो है नहीं है, ना ही बाइपोलर है, मल्टीपोलर है। इसका मतलब है बहुत सारे देशों के स्टेक बढ़ रहे हैं, भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज आ रही हैं, जापान है, जर्मनी है। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 फिक्स्ड हैं, इसमें सभी हैं आपके, चाइना, यूके, अमेरिका, और ये जो कंट्रीज़ हैं ये डिसाइड करती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो भारत यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए कब से लड़ रहा है, जो कि जायज़ है। और भारत के साथ में बहुत सारे देश हैं जिनको G4 कहा जाता है, जिसमें जर्मनी भी है और शायद ब्राज़ील भी है, भारत भी है। ये सब चाहते हैं कि परमानेंट हमें भी मेंबर बनाया जाए। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 15 नॉन परमानेंट होते हैं। जो नॉन परमानेंट होते हैं वो हर 2 साल के लिए बनते हैं। आपको सवाल ये आया था कि इसमें से कौन सा मेंबर है जो नया अभी बना है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर। सो आंसर था माल्टा। अगेन करंट अफेयर है और कुछ नहीं। लास्ट में मैं आपको यहाँ से बताती चलूँ कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आप पढ़िएगा। क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है 1997 का, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ना आप, ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करता है, ये तब आया था 1987 में। देन यू हैव योर रियो समिट, अर्थ रियो समिट, जब मैं पैदा हुई थी 1992 में। नगोया प्रोटोकॉल आता है, उसको पढ़िएगा। पेरिस अग्रीमेंट जो है वो 2015 में आया था। ग्लासगो का क्लाइमेट पैक्ट अभी रिसेंट है, 2021 में आया था। COP26 की मीटिंग थी, और COP28 की मीटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका UAE में हुई थी, इसको भी प्लीज़ जाके पढ़िएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोकॉल्स है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपको आपके एक पेपर में ये देखने को 100% जो है वो नेक्स्ट टाइम मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आज वेटनरी और फिज़िक्स है ना, सॉरी वेटनरी नहीं डिस्कस हुआ ना, वेटनरी डिस्कस नहीं हुआ है, बट मोस्टली मैं आपको बता चुकी हूँ कि सवाल जो है, नहीं हो गया ना, वेटनरी भी डिस्कस हो गया, वेटनरी भी डिस्कस हो गया है। और ओके हो गए, मोस्टली पेपर्स डिस्कस हो चुके हैं। मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मैं वैसे तो बता ही चुकी हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, इनका PDF बना के मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा और वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि वैसे तो ये समुद्र है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो 100% आपको आपके पेपर में हेल्प मिलेगी। और ये मेरा PGT के लिए एक मदद थी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना तभी ठीक समझा जब पहले मैं इसको पढ़ती। तो कल मैंने आपके तीनों पेपर ये बैठ के सॉल्व किए हैं, इनको समझा है, और मेरी यही समझ आया है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट अफेयर्स हम करेंगे, और जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं 3 महीने के, उसको मैं करवा दूंगी। लेकिन जो करवा चुकी हूँ उसको जाके प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए। और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम, मैंने कभी नहीं बोलती हूँ मैं ऐसा, बट इसीलिए क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद जो है, और इसको बिल्कुल ही फ्री रखने का मकसद क्या है, मकसद यही है कि ये सभी तक पहुँचे, और स्पेशली ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। तो किसी की नौकरी लग जाएगी तो सभी को दुआएं मिलेंगी, और हमको तो सभी को बढ़ना है आगे। तो बस इसी सोच के साथ ये वीडियो आज यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ, और टेलीग्राम लिंक मैं डाल देती हूँ, जाइए और वहाँ पे PDF देखिए और थीम्स को स्टडी कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।